जय सिया राम दोस्तों। हम बात कर रहे थे कोशिका चैप्टर की कि कोशिका होती क्या है, उसके बारे में सामान्य जानकारी हमने प्राप्त करी थी। उसके बाद अपना जो टॉपिक चल रहा था कोशिका सिद्धांत, कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, क्या होता है। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। उस कोशिका सिद्धांत के अंदर हमने स्वान परिकल्पना के बारे में बात करी थी। फिर हमने बात करी थी कि कोशिका सिद्धांत अधूरा था, अपूर्ण था, तो उसको पूरा किसने किया था, रुडोल्फ विर्चो ने हम पूरा किया था। उसके बाद अपने सामने 3 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे बेटा? 3 क्वेश्चन थे। तो वो 3 क्वेश्चन क्या थे? पहला, नवीन कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, नवीन कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, और रूपांतरित कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, और तीसरा क्वेश्चन था कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया था। अपने पास 3 क्वेश्चन थे कि नवीन कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, रूपांतरित कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, और तीसरा था कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया था। इनके आंसर आपको बताने थे। तो इनके आंसर जानने से पहले हम थोड़ी सी बात और आगे कंटिन्यू करते हैं और फिर इनका हम आंसर लिखते थे। हमारे पास एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने एक कथन दिया था जिसको हमने बोला था ओमनिसेल्युला ई सेल्युला। ओमनिसेल्युला ई सेल्युला ओमनिसेल्युला ई सेल्युला ओमनिसेल्युला ई सेल्युला, ये इसका कथन था। ओमनिसेल्युला ई सेल्युला, इस ओमनिसेल्युला ई सेल्युला का अर्थ क्या था कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। नवीन कोशिकाओं का निर्माण, इसका अर्थ क्या था, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है या पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। तो ओमनिसेल्युला ई सेल्युला का अर्थ क्या था कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पहले से, यानी पुरानी जो पूर्व में स्थित कोशिकाएं थी उसी से होता है। यानी कि पहले माना कि एक कोशिका है, ये जो कोशिका होगी ये 2 भागों में बढ़ जाएगी और 2 नवीन कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो ये जो नवीन कोशिकाएं आई हैं, नई कोशिकाएं जो आई हैं, इन नई कोशिकाओं का निर्माण किससे हुआ है, तो पूर्व स्थित कोशिका से हुआ है। ये बात किसने बताई थी, रुडोल्फ विर्चो ने बताई थी। अब रुडोल्फ विर्चो ने ये जो बात बताई थी उसी को हमने बोला है सेल लिनिएज थ्योरी। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल लिनिएज थ्योरी। यानी कि ये जो बात बताई है रुडोल्फ विर्चो ने उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका लिनिएज थ्योरी। कोशिका लिनिएज सिद्धांत क्या बोलते हैं, कोशिका लिनिएज सिद्धांत कहते हैं। तो कोशिका लिनिएज सिद्धांत किसका है, रुडोल्फ विर्चो का है। किसने कहा है इसने, तो ओमनिसेल्युला ई सेल्युला। और ओमनिसेल्युला ई सेल्युला का अर्थ क्या होता है कि पूर्व में नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में स्थित कोशिकाओं से होता है। अब हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो नवीन कोशिका सिद्धांत या फिर रूपांतरित कोशिका सिद्धांत, नवीन कोशिका सिद्धांत, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि जो कोशिका सिद्धांत था, जो पहले का कोशिका सिद्धांत था, उस कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित किसने किया है, अपडेट किसने किया है। तो उसमें अपडेट लाने के कारण वो किसमें बदल गया, पुराने वाले कोशिका सिद्धांत को बदलने के कारण वो किसमें बदल गया, नवीन कोशिका सिद्धांत में बदल गया। और नवीन कोशिका सिद्धांत में ही रुडोल्फ विर्चो ने यानी पुराने कोशिका सिद्धांत को मॉडिफाई किया था, इस वजह से उसे हम रूपांतरित कोशिका सिद्धांत भी कहते हैं। तो नवीन कोशिका सिद्धांत या हम बोल सकते हैं इसको रूपांतरित कोशिका सिद्धांत, रूपांतरित कोशिका सिद्धांत, नवीन कोशिका सिद्धांत या रूपांतरित कोशिका सिद्धांत। इसके बारे में किसने बताया है, तो अपना एक ही क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा कि इसमें तीनों वैज्ञानिक आएंगे, स्लाइडेन,
स्लाइडेन, स्वान, स्लाइडेन, स्वान तथा रुडोल्फ विर्चो, तथा रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। तो नवीन कोशिका सिद्धांत या रूपांतरित कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको याद रखना है स्लाइडेन, स्वान तथा रुडोल्फ विर्चो तीनों वैज्ञानिक इसके अंतर्गत आते हैं। और केवल ऐसा है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? यहाँ पे आपको शब्दों के खेल को समझना है कि शब्द है क्या। यदि ऐसा है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आपको कहना है कि स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया है। या फिर आपके क्वेश्चन ऐसा है कि नवीन कोशिका सिद्धांत अथवा कोशिका सिद्धांत, रूपांतरित कोशिका सिद्धांत, ये किसने दिया है, तब आपको तीनों वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है। फिर अपना तीसरा क्वेश्चन ये था कि कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण, कोशिका सिद्धांत को मॉडिफाई किसने किया है, कोशिका सिद्धांत को मॉडिफाई, अपडेट किसने किया है, तो उसमें आपको एक ही नाम याद रखना है और वो नाम क्या होगा? कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किया है रुडोल्फ विर्चो ने। किसने किया है? रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किया है या मॉडिफाई किया है। तो कोशिका सिद्धांत को मॉडिफाई तो किया है रुडोल्फ विर्चो ने, जबकि रूपांतरित कोशिका सिद्धांत अथवा नवीन कोशिका सिद्धांत ये किसने दिया है? तो स्लाइडेन, स्लाइडेन, स्वान, स्लाइडेन, स्वान तथा रुडोल्फ विर्चो, तीनों नाम आने वाले हैं, रुडोल्फ विर्चो। अब जो नवीन कोशिका सिद्धांत है उसमें दो मुख्य बातें हैं। नवीन कोशिका सिद्धांत में दो मुख्य बातें हैं। तो हमने लिखा है नवीन कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन, स्वान और रुडोल्फ विर्चो ने दिया है। किसने दिया है? रुडोल्फ विर्चो ने दिया है। इसकी दो मुख्य बातें हैं। नवीन कोशिका सिद्धांत की कितनी मुख्य बातें हैं? दो मुख्य बातें हैं। पहली बात क्या थी? दो मुख्य बातें, नवीन कोशिका सिद्धांत की दो मुख्य बातें हैं या दो मुख्य बिंदु हैं। पहला, जीव, कोई भी जो जीव होगा, जीव जो होता है वो कोशिका, कोशिका एवं उसके उत्पाद से बने होते हैं। कोशिका एवं उसके उत्पाद से बने होते हैं, चाहे वो जीव हो, चाहे पादप हो, जंतु हो, कोई भी हो। तो वो जो होते हैं कोशिका एवं उसके उत्पाद से बनता है, उसके प्रोडक्ट से बनता है। किससे बनता है? कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से बनता है। और यही पॉइंट किसका था? आपका कोशिका सिद्धांत का था। फिर इसी के अंदर अपडेट किया था रुडोल्फ विर्चो ने, कि रुडोल्फ विर्चो ने दूसरी मुख्य बात क्या बताई थी कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो हम लिख सकते हैं नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का, नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है, पूर्व स्थित कोशिका से होता है, पूर्व स्थित कोशिका से होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछे केवल कोशिका सिद्धांत, तो स्लाइडेन एंड स्वान। नवीन कोशिका सिद्धांत या रूपांतरित कोशिका सिद्धांत, तो स्लाइडेन, स्वान के साथ साथ आपको रुडोल्फ विर्चो को भी याद रखना है, जिसकी दो मुख्य बातें हैं कि जीव जो होता है वो कोशिका उसके उत्पाद से बनता है तथा नई कोशिका का निर्माण जो होता है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कोशिका का समग्र अध्ययन, कोशिका का समग्र अध्ययन। अपना जो अगला टॉपिक है वो क्या है? कोशिका का समग्र अध्ययन। तो कोशिका का समग्र अध्ययन क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी का विकास होता गया, हम कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते गए। तो उस प्राप्त जानकारी के आधार पर, उस प्राप्त जानकारी के आधार पर हमने कोशिका का अध्ययन किया। अध्ययन का अर्थ क्या होता है? अवलोकन किया, यानी कि कोशिका को देखा है, हमने उसको ऑब्जर्व किया है, पहचाना है। और अवलोकन करने के बाद अब हम उसकी क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं कि कोशिका होती कैसी है, उसके बारे में हम सामान्य बात करेंगे। अब अवलोकन करने के बाद, अध्ययन करने के बाद हमें पता चला है कि जो कोशिकाएं होती हैं या जो कोशिका है वो दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की होती है। अपना पॉइंट क्या है कि कोशिका
दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार का नाम क्या होगा? पहला जो प्रकार होगा उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा जो प्रकार होगा उसे हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हिंदी में हम बोलते हैं असीम केंद्री। क्या बोलते हैं बेटा? असीम केंद्री। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम क्या बोलते हैं? असीम, असीम केंद्री। क्या बोलते हैं? असीम केंद्री। और यूकैरियोटिक कोशिका का क्या होता है? ससीम केंद्री। हिंदी में नाम क्या होगा? ससीम केंद्री। ससीम केंद्री। तो यूकैरियोटिक को हिंदी में हम बोलते हैं ससीम केंद्री और प्रोकैरियोटिक को हम हिंदी में बोलते हैं असीम केंद्री। अब यहाँ पे आपको इनको यदि पहचानना है कि असीम केंद्री क्या होता है, ससीम केंद्री क्या होता है, यानी कि आपके इसके अर्थ पर जाना है। ये जो शब्द लिखा हुआ है असीम केंद्री और ससीम केंद्री, शब्द क्या है अपने पास? असीम केंद्री, असीम केंद्री। यहां पे केंद्री का अर्थ क्या होता है बेटा? केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक। और सीम का मतलब क्या होता है? सीमा। सीम का अर्थ क्या होता है? सीमा। ए का मतलब अस्पष्ट सीमा। ए का मतलब क्या होगा? अस्पष्ट सीमा। तो ऐसी कोशिका, जैसे अपने पास कोई कोशिका होगी तो ऐसी कोशिका, ऐसी कोई कोशिका होगी, माना कि ये अपने पास एक कोशिका है और इस कोशिका के अंदर, इस कोशिका के अंदर ऐसा कोई केंद्रक होगा, ऐसा कोई केंद्रक होगा। ऐसा कोई केंद्रक होगा। तो ये क्या है? केंद्रक। केंद्रक। अब इस केंद्रक की आपको यदि सीमा जो है, जो बाउंड्री है वो अस्पष्ट होगी। इसकी सीमा कैसी होगी बेटा? अस्पष्ट सीमा होगी। कैसी सीमा होगी? अस्पष्ट सीमा होगी। यानी कि हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि इस केंद्र की सीमा क्या है। अस्पष्ट सीमा है, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? अस्पष्ट सीमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? अस्पष्ट सीमा। तो ये आपकी क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और इस कोशिका झिल्ली के अंदर ये क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य। क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य या जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे ये कोई केंद्रक था और इस केंद्रक के चारों ओर, यानी कि इसकी कोई सीमा है ही नहीं, इस केंद्रक के चारों ओर की सीमा आप पहचान ही नहीं पाते हो, तो इस तरह की कोशिका को हम क्या बोलते हैं? असीम केंद्री या प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पे प्रो का अर्थ क्या होता है? प्रिमिटिव, यानी पुरानी कोशिका। प्रो का अर्थ क्या होता है? प्रिमिटिव या पुरानी कोशिका होती है। और कैरियो का अर्थ क्या होता है? प्रो का अर्थ पुराना या प्रिमिटिव होता है और कैरियो का अर्थ क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। तो ऐसी पुरानी कोशिका जिसमें अस्पष्ट या पुराना केंद्रक पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? असीम केंद्री या प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब हम बात करते हैं किसकी? ससीम केंद्री की। किसकी बात करते हैं? ससीम केंद्री। ससीम केंद्री। ससीम केंद्री जिसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर यहाँ पे आप वर्ड केंद्रक कैसा है? स्पष्ट, जिसकी स्पष्ट सीमा है। केंद्रक कैसा है? स्पष्ट सीमा वाला केंद्रक है। स्पष्ट सीमा का केंद्रक जिसमें पाया जाता है। जैसे हम बात करें स्पष्ट सीमा के केंद्र की, यदि हम बात करें तो कैसी कोशिका होगी? तो ऐसे एक कोशिका होगी।
ऐसी कोशिका होगी, सॉरी, ऐसी एक कोशिका होगी। तो सस्तीम केंद्र की हम बात कर रहे हैं, सस्तीम केंद्र के में क्या होता है, तो ऐसे अपने पास एक कोशिका होगी, ये एक कोशिका होगी जिसके अंदर एक केंद्रक होगा, ये एक केंद्रक हुआ। अब ये तो आपका क्या हो गया, केंद्रक हो गया, केंद्रक। ये आपकी क्या हो गई, कोशिका झिल्ली, क्या हो गई, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली हो गई। इसके अंदर क्या भरा होगा, इसके अंदर क्या भरा होगा, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, क्या भरा होगा, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या इसके अंदर भी कुछ भरा होगा। तो अब यहाँ पे आप देखो कि पहले वाली जो कोशिका थी, ये वाली जो कोशिका थी, इस कोशिका के अंदर हम कोशिका द्रव्य को पहचान पा रहे हैं, लेकिन केंद्र की झिल्ली क्या है, केंद्र का स्पष्ट कहां दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई केंद्र की स्पष्टता नहीं होती है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जो होती है, यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें आपको स्पष्ट केंद्रक देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ये स्पष्ट केंद्रक देखने को मिलता है, जिसकी एक क्या होती है, स्पष्ट झिल्ली होती है, यानी कि आप इसको अलग से पहचान सकते हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में एक छोटा सा डिफरेंस, छोटा सा अंतर क्या हुआ कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर स्पष्ट केंद्रक अपने को देखने को मिलता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा नहीं होता है। अब यदि हम बात करें तो हमने लिखा है कि कोशिका का जो समग्र अध्ययन हम करते हैं, जो स्टडी हम करते हैं, उस स्टडी के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है बेटा, दो प्रकार की, जिसे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बोलते हैं। यूकैरियोटिक हम क्या बोलते हैं, ससीम केंद्र की, और प्रोकैरियोटिक हम क्या बोलते हैं, असीम केंद्र की कोशिका कहते हैं। अब आगे हम बात करें तो एक वर्ड आता है जीव द्रव्य। क्या वर्ड आता है बेटा, जीव द्रव्य। तो पहला पॉइंट क्लियर था, जीव द्रव्य। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जीव द्रव्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है उसको हमें समझना है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है उसको हमें क्लियरली समझना है, जीव द्रव्य क्या होता है। यदि हम बात करें, ये अपनी एक कोशिका है, ये एक अपनी कोशिका है। इस कोशिका के अंदर क्या मिल रहा है, ये केंद्रक मिल रहा है, क्या मिल रहा है, केंद्रक मिल रहा है। इसके चारों ओर क्या मिलेगा, इसके चारों ओर आपको क्या मिलेगा, कोशिका द्रव्य मिलेगा, क्या मिलेगा, कोशिका द्रव्य मिलेगा। तो ये हो गई आपकी कोशिका झिल्ली, क्या हो गई, कोशिका झिल्ली। और इस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या मिल रहा है आपको, कोशिका द्रव्य मिल रहा है, साइटोप्लाज्म मिल रहा है, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य के अंदर आपको क्या मिलेंगे, कोशिकांग मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कोशिकांग मिलेंगे, कोशिकांग मिलेंगे, क्या मिल जाएंगे, कोशिकांग मिल जाएंगे। अब इस कोशिकांग के अंदर ये आपको क्या दिख रहा है, केंद्रक, क्या दिख रहा है, केंद्रक या न्यूक्लियस, क्या दिख रहा है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। अब आप मुझे ये बताओ कि ये आपके सामने जो केंद्रक है और जो कोशिका द्रव्य है, तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के अलग करने वाली झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, यानी कि केंद्रक तो ये है और इसके चारों ओर आपको क्या दिख रहा है, कोशिका द्रव्य दिख रहा है। तो इस कोशिका द्रव्य को केंद्रक से अलग करने वाली झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं या केंद्रक आवरण बोलते हैं। तो केंद्रक झिल्ली मिलती है, केंद्रक आवरण मिलता है, और इस केंद्रक आवरण के अंदर क्या मिलता है, इस केंद्रक आवरण के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो इसके अंदर जो आपको मिलेगा, ये जो आपको अंदर द्रव्य मिलेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। तो आप मुझे बताओ कि कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य,
कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को अलग कौन कर रहा है? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अलग करने के लिए कौन है? केंद्रक झिल्ली है। कौन है? केंद्रक झिल्ली है। अब मुझे बताना, आपके शरीर के अंदर यदि आपसे पूछे कि श्वसन कहाँ होता है, तो आपका जवाब होगा कोशिका के अंदर। कहाँ होता है? कोशिका के अंदर। आपसे पूछे पाचन कहाँ होता है, तो पाचन कोशिका के अंदर भी होता है, कोशिका के बाहर भी होता है। यानी कुछ जीवों में कोशिका के अंदर होता है, कुछ जीवों में कोशिका के बाहर होता है। आपसे पूछे कि उत्सर्जित पदार्थ कहाँ से निकलते हैं या उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो उत्सर्जित पदार्थों का निर्माण कहाँ पे होता है, तो कोशिका के अंदर होता है। अब अपना क्वेश्चन यह है कि ये जो कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं वो कहाँ पे संपन्न होती है? कोशिकाओं के अंदर होने वाली जो क्रियाएं हैं वो कहाँ संपन्न होती है? तो आपको याद रखना है कि कोशिकाओं के अंदर जो क्रियाएं हो रही है, चाहे वो श्वसन हो, चाहे उत्सर्जन हो या फिर आपका पाचन हो, तो वो कहीं ना कहीं कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म या फिर केंद्रक द्रव्य, इन दोनों में हो रही है। इन दोनों में या तो आपके कोशिका द्रव्य में होता है या केंद्रक द्रव्य में होता है। तो जीव द्रव्य का अर्थ क्या है? जीव द्रव्य का मतलब क्या होता है? इस वर्ड पे जाओ आप, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, तो द्रव्य का अर्थ क्या होता है बेटा? द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ यानी कि मैटर। द्रव्य का अर्थ क्या होता है? पदार्थ होता है, मैटर होता है। वो पदार्थ कौन सा हो सकता है? तो वो पदार्थ ठोस हो सकता है, वो पदार्थ द्रव हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, वो पदार्थ गैस हो सकता है। अब ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, जीव का मतलब क्या होता है? जीवन। जीव का मतलब क्या है? जीवन। तो जीवन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो ठोस द्रव गैस पदार्थों में मिलकर होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो क्रियाएं हो रही है वो कहां पे मिलेंगे आपको? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। तो जीव द्रव्य का अर्थ क्या होगा? जीव द्रव्य का अर्थ क्या होगा? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का अर्थ क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का अर्थ क्या होगा? तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की यदि हम बात करें, तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की हम बात करें तो क्या होगा? तो हमने अभी पढ़ा है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का अर्थ क्या होता है। एक तो होता है कोशिका द्रव्य, एक तो क्या होता है? कोशिका द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य प्लस इसमें हम क्या ऐड करते हैं? केंद्रक द्रव्य। यानी कि जो जीवन की क्रियाएं हैं, प्रोटोप्लाज्म का अर्थ क्या हुआ? जहां पे क्या होती है? जीवन की क्रियाएं होती हैं। जीवन जीने के लिए जो क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, तो जीवन की जो क्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? या तो कोशिका द्रव्य में होती है या केंद्रक द्रव्य में होती है। कहाँ पे होती है? या तो कोशिका द्रव्य में होती है या केंद्रक द्रव्य में होती है। अब मुझे बताना कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, आपके सामने क्या दो ऑप्शन है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य जो होते हैं वो किसमें मिलते हैं? दोनों अलग अलग सेपरेट किसमें मिलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं या प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। इतना सा बताना कि कोशिका द्रव्य जो होता है और केंद्रक द्रव्य जो होता है वो यूकैरियोटिक में मिलते हैं या प्रोकैरियोटिक में मिलता है। तो अपना आंसर क्या होगा? यूकैरियोटिक। किसमें होगा? यूकैरियोटिक। ये दोनों की बात हम जो कर रहे हैं, जीव द्रव्य का अर्थ क्या होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ये किसमें होता है? तो ये आपको याद रखना है, किसमें होगा बेटा? यूकैरियोटिक कोशिका में होगा। किसमें होगा? यूकैरियोटिक कोशिका में होगा। यूकैरियोटिक कोशिका में होगा। अब यदि हम नेक्स्ट बात करें, यहां पर एक और अर्थ करें, क्या मुझे बताना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हम केंद्रक द्रव्य को पहचान सकते हैं क्या? केंद्रक द्रव्य को हम प्रोकैरियोटिक यानी कि असीम केंद्र की कोशिका में पहचान सकते हैं क्या? तो अपना आंसर जवाब क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, और स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, जैसे ये अपनी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है और इसके अंदर केवल 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 आपको क्या दिखेगा? कोशिका द्रव्य दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? साइटोप्लाज्म दिखने वाला है। यानी कि केंद्रक द्रव्य नहीं है, केंद्रक द्रव्य आपको यहाँ पे पहचानने में नहीं मिलेगा। तो केंद्रक द्रव्य आप जब यहाँ पे पहचान ही नहीं पा रहे हो
तब यहाँ पर जीव द्रव्य का क्या अर्थ होगा? तो यहाँ पे जो जीव द्रव्य होगा यानी प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो किसके बराबर होगा? केवल और केवल कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के बारे में होगा। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के बारे में कहेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? तो ये कंडीशन किसमें होगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किसमें होगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, ये क्लियर हुआ कि यूकैरियोटिक कोशिका में तो क्या होता है कि जो कोशिका द्रव्य होता है, जो केंद्रक द्रव्य होता है, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक द्रव्य होता है, यानी दोनों को मिलाकर हम किस नाम से जान रहे हैं? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य बोल रहे हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर यदि हम बात करें तो जीव द्रव्य हम किसको बोलेंगे? कोशिका द्रव्य को ही केवल हम क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य बोलेंगे। यदि आपसे कोई पूछता है कि प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा कि भाई पहले ये बताओ कि आप कौन सी कोशिका के बारे में पूछ रहे हो। यदि आप प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछ रहे हो तो आपका जवाब केवल क्या होगा? कोशिका द्रव्य होगा यानी साइटोप्लाज्म होगा। और यदि आप यूकैरियोटिक ससिम केंद्रिक कोशिका के बारे में पूछ रहे हो तब आपका जवाब क्या होगा? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। समझ में आया है? तो एक बार उतार लो इसको। उतार लिया गया। अब मुझे बताओ कि इस जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो दोनों में, यूकैरियोटिक कोशिका एंड प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में कॉमन पाया जा रहा है, यानी कि इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। तो हम देखेंगे कि कोशिका द्रव्य इसमें भी है और कोशिका द्रव्य इसमें भी है, दोनों में है। तो हम कॉमनली रूप से हम कह सकते हैं कि जीवन की जो क्रियाएं होती हैं, जीवन की जो क्रियाएं हैं, जीवन की क्रियाएं, जीवन की क्रिया या जीवन की जो अभिक्रियाएं हैं वो कहां पे होती हैं बेटा? वो कहां होती हैं? कोशिका द्रव्य में होती हैं। कहां होती हैं? कोशिका द्रव्य में होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है। कहां होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। तो जीवन की जो क्रियाएं होती हैं वो कहां पे होती हैं? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होती है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में क्या होता है? तो याद रखना साइटोप्लाज्म में क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं अर्धतरल आव्यूह। अर्धतरल आव्यूह क्या बोलते हैं? अर्धतरल आव्यूह कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? अर्धतरल आव्यूह होता है। क्या होता है? अर्धतरल आव्यूह, यानी कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं। तो अर्धतरल आव्यूह क्या होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है? तो आपने देखा है कि जैसे आपके पास पानी है, तो पानी है तो वो केवल तरल है। पानी अपने पास जैसे केवल पानी है, इस बोतल में मैं केवल यदि पानी भर दूं, इस बोतल के अंदर मैं क्या भर दूं? केवल पानी भर दूं, तो वो आपका क्या होगा? केवल तरल होगा। अब बोतल में मैंने क्या भरा? पानी भरा। पानी भरने के बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? नमक। नमक क्या होता है? ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? ठोस पदार्थ। तो क्या आप मुझे बताना कि मैं इसे कंप्लीटली तरल बोलूंगा? नहीं, क्योंकि इसमें मैंने क्या मिला दिया? ठोस पदार्थ मिला दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पे अर्ध तरल का अर्थ क्या होता है कि जैसे अपने पास एक कोशिका है, अपने पास एक क्या है? कोशिका है, और इस कोशिका के चारों ओर आपको क्या मिल रहा है? केंद्रक मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आप केंद्र के चारों ओर क्या मिल रहा है आपको? कोशिका द्रव्य मिल रहा है। और इस कोशिका द्रव्य को हम क्या बोल रहे हैं? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अर्धतरल आव्यूह कह रहे हैं। अब ये अर्धतरल आव्यूह क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है? लिक्विड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लिक्विड, यानी कि तरल मिल रहा है। प्लस इस तरल के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? इस तरल में आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको आयन देखने को मिलेंगे।
क्या देखने को मिलेंगे, आयन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको शर्कराएं देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी बेटा, शर्कराएं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक लिक्विड है, एक तरल है, पानी के अंदर आपको प्रोटीन देखने को मिल रहा है, आयन देखने को मिल रहे हैं, या दूसरे जो कोशिकांग है, जैसे कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, तो ये वाले जो कोशिकांग है यहाँ पे भी आपको जैसे सोडियम आयन देखने को मिल सकता है, पोटेशियम आयन देखने को मिल सकता है, यहाँ पे आपको प्रोटीन देखने को मिल सकती है, यहाँ पे आपको शर्करा देखने को मिल सकती है, यहाँ पे आपको लिपिड्स देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब का यहाँ पे क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कोशिकांग होते हैं। यानी कि हमने लिक्विड के अंदर, तरल के अंदर इतने सारे ठोस पदार्थ मिला दिए हैं, इतने सारे प्रोटीन, आयन, शर्करा, कोशिकांग वगैरह हमने क्या मिला दिए हैं, इसके अंदर मिला दिए हैं, ठोस पदार्थ मिला दिए हैं। तो जैसे हमने पानी के अंदर नमक मिलाया तब उसको हम तरल यानी कि लिक्विड नहीं कहेंगे, तो उसी तरीके से अपने पास जो लिक्विड था उसके अंदर हमने प्रोटीन, आयन, सोडियम आयन हो, पोटेशियम आयन हो, शर्कराएं हो, लिपिड्स हो, ये सब मिलाया या कोशिकांग मिलाए, तो ठोस पदार्थ के मिलाने से अब ये किस में बदल जाता है, अर्ध तरल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा, अर्ध तरल में। तो अर्ध तरल का अर्थ क्या हुआ, आधा तरल। आधा तरल मतलब जिसमें ठोस पदार्थ भी मिल रहे हैं और तरल पदार्थ भी मिल रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्ध तरल। और सेकंड चीज इसके ऊपर आव्यूह। आव्यूह का अर्थ क्या है, जो आवरण से घिरा हुआ हो, आवरण से घिरा हुआ हो, आवरण से घिरा हुआ हो। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे कि ये जो आपका कोशिका द्रव्य है ये एक आवरण से घिरा हुआ है, और इस आवरण को हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो अर्ध तरल आव्यूह होता है। तो कोशिका द्रव्य कैसा होता है, अर्ध तरल आव्यूह, जो कि ठोस तथा द्रव पदार्थों से मिलकर, ठोस तथा लिक्विड यानी सॉलिड प्लस लिक्विड से मिलकर, साथ ही साथ उसके ऊपर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। इस वजह से हम इसे किस नाम से जानते हैं, अर्ध तरल आव्यूह नाम से जानते हैं। ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ कि अर्ध तरल आव्यूह क्या होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य कैसा, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, अर्ध तरल द्रव्य होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जीवन की जो अभिक्रियाएं होती है वो कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, अर्ध तरल आव्यूह होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। और सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का अर्थ क्या होता है, जिसमें सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है। लिक्विड में जनरली क्या होता है, वाटर होता है यानी पानी, जल होता है। प्लस इधर सॉलिड में आपको क्या देखने को मिलेंगे, कोशिकांग देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, कोशिकांग देखने को मिलते हैं, प्रोटीन देखने को मिलती है, प्लस आयन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, आयन, जैसे पोटेशियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी फ्लूइड तरल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार नोट करो इसको। कर लिया नोट। अब यदि हम आगे बात करें तो एक वर्ड आता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट वर्ड क्या आता है, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट या जिसे हम बोलते हैं जीव द्रव्यक। क्या बोलते हैं बेटा, जीव द्रव्यक कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्यक कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट, जीव द्रव्यक वर्ड का एक तो होता है प्रोटोप्लास्ट, और एक वर्ड जो अभी हमने पहले पढ़ा है वो क्या है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या पढ़ा है, जीव द्रव्य, जिसको हमने क्या बोलता है, प्रोटोप्लाज्म बोला है। दोनों वर्ड अलग अलग है, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है एंड प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये आपको समझना है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसको आपको क्लियरली समझना है। तो प्रोटोप्लाज्म का अर्थ तो हम समझ सके हैं कि प्रोटोप्लाज्म का अर्थ क्या होता है, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, तो केंद्रक द्रव्य, दोनों को हमने मिला के क्या बोल दिया, जीव द्रव्य बोल दिया।
केंद्रक द्रव्य बोल दिया। लेकिन अपने पास जो वर्ड है वो क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य का अर्थ क्या होता है ये आपको समझना है। तो प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य का अर्थ क्या होता है, तो जीव द्रव्य का अर्थ क्या होता है कि कोई कोशिका है, उस कोशिका के ऊपर पाए जाने वाले एक आवरण जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। तो पहले तो याद रखना है कि ये मानव द्वारा निर्मित है। मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित मतलब कैसा हुआ, कृत्रिम हुआ कि प्राकृतिक हुआ। तो मानव द्वारा निर्मित क्या होता है बेटा, कृत्रिम होता है, यानी आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है, कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कोशिका का प्राकृतिक भाग नहीं है, प्राकृतिक भाग नहीं होता है। ये आपको याद रखना है कि प्रोटोप्लाज्म प्राकृतिक होता है या कृत्रिम होता है। तो आप क्या बोलोगे, प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, कृत्रिम होता है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। अब होता क्या है कि इसका अर्थ क्या होता है कि मानव द्वारा क्या किया जाता है, जो कोशिका है या जो पादप कोशिकाएं होती हैं, उन पादप कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो किसी भी पादप कोशिका से या ऐसी कोशिकाएं जिसमें ऊपर कोशिकाएं भित्ति पाई जा रही है, उस कोशिका भित्ति हटाने के बाद, किसी भी कोशिका के ऊपर उपस्थित कोशिका भित्ति को हटाने के बाद जो बची हुई कोशिका होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटोप्लास्ट नाम से जानते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट का अर्थ क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट का अर्थ क्या होगा कि सिंपल सा है कि मनुष्य द्वारा कोशिका भित्ति को, कोशिका से, सबसे इंपॉर्टेंट, कोशिका भित्ति को हटाने की प्रक्रिया, कोशिका भित्ति को हटाने की प्रक्रिया के बाद शेष भाग को प्रोटोप्लास्ट नाम से जानते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ये छोटा सा टॉपिक, आपका छोटा सा जो अर्थ है ये आपके क्लियर हुआ होगा। तो प्रोटोप्लास्ट में होता क्या है, इसको ऐसे समझना कि जैसे आपके पास ये एक कोशिका है, इसके अंदर क्या मिल रहा है, केंद्रक मिल रहा है, इसके चारों ओर क्या मिल रहा है आपको, कोशिका द्रव्य मिल रहा है, ठीक है। और एक और ये कोशिका है, जिसके अंदर आपको केंद्रक मिल रहा है, और इसके चारों ओर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, कोशिका द्रव्य देखने को मिलेगा। अब इस कोशिका के ऊपर आपको एक और आवरण को देखने को मिलता है, एक और आवरण देखने को मिलता है। तो इस आवरण को हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं बेटा, कोशिका भित्ति। और इस कोशिका भित्ति के नीचे जो वाली परत है उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव्य मिल रहा है उसको हमने क्या बोला है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर क्या मिल रहा है आपको, केंद्रक मिल रहा है, क्या मिलेगा, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर भी आपको केंद्रक द्रव्य देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखोगे तो ये सीधा आपको क्या दिख रहा है, कोशिका झिल्ली। क्या दिख रही है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है। क्या दिख रहा है, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस, केंद्रक दिख रहा है, और इस केंद्रक के अंदर आपको कोई ना कोई पदार्थ देखने को मिलेगा जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि ये तो है प्राणी कोशिका। कौन सी कोशिका है बेटा, प्राणी कोशिका, जंतु कोशिका, प्राणी कोशिका या जंतु कोशिका, एनिमल सेल बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, पादप कोशिका। कौन सी कोशिका बोलेंगे, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, अब मुझे आप ये बताना, दो कंडीशन आपके सामने है, एक तो है प्लांट सेल और एक है जंतु कोशिका यानी प्राणी कोशिका, एनिमल सेल। इन दोनों में से प्रोटोप्लास्ट जीव द्रव्यक, क्या वर्ड बोल रहे हैं हम, जीव द्रव्यक, प्रोटोप्लास्ट आपको किस में देखने को मिलेगा, पादप कोशिका में देखने को मिलेगा या
प्राणी कोशिका को देखने में मिलेगा। तो जीव द्रव्य का अर्थ क्या था कि मनुष्य द्वारा या मानव द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से कोशिका भित्ति को हटाने की प्रक्रिया के बाद जो शेष भाग बच जाता है, यानी कि यदि मैं इसके ऊपर जो आपका ये कोशिका भित्ति दिख रहा है, उस कोशिका भित्ति को मैं हटा दूं और उसके बाद जो अंदर वाला शेष भाग होगा उसी को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोटोप्लास्ट नाम से जानते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट क्या हुआ, ये आपके क्लियर हुआ। तो प्रोटोप्लास्ट के बारे में यदि हम बात करें तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है बेटा? जीव द्रव्य क्या होता है? तो प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, पहली बात तो ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है। ये एक कैसी है? आर्टिफिशियल तकनीक है। कैसी तकनीक है? आर्टिफिशियल तकनीक है, जो कृत्रिम तकनीक द्वारा कृत्रिम तकनीक से मनुष्य द्वारा कोशिका भित्ति को हटा देने के बाद होता है। तो कोशिका भित्ति को हटाने के बाद जो प्रक्रिया बचती है, यानी कि जो सेल बचती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रोटोप्लास्ट नाम से जानते हैं। अब आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे वर्ड है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो जीव द्रव्य जो होता है वो कोशिका झिल्ली से आबद्ध होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो जीव द्रव्य जो होता है वो कोशिका झिल्ली से आबद्ध होता है, जिसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये जो प्रक्रिया होती है ये किसमें होती है बेटा? प्राणी कोशिका में होती है। किसमें होती है? प्राणी कोशिका में होती है। तो प्राणी कोशिका के अंदर यानी जंतु कोशिका के अंदर जीव द्रव्य जो होता है वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। लेकिन यदि हम पादप कोशिका की बात करें, प्लांट सेल की बात करें, पादप कोशिका, किसकी बात करते हैं हम? पादप कोशिका के बारे में बात करते हैं। तो पादप कोशिका के अंदर हम क्या करते हैं? कोशिका भित्ति को हटा देंगे। तो उस पादप कोशिका को यदि हम कोशिका भित्ति हटा देते हैं तो फिर हम किस नाम से जानते हैं? प्रोटोप्लास्ट नाम से जानते हैं। जीव द्रव्यक नाम से हमें उस पहचानते हैं। तो ये आपके 3-4 पॉइंट हुए जो कोशिका के बारे में है। तो पहला पॉइंट क्या था? इस आधार पर यदि हम बात करें, क्या था पहला पॉइंट? यानी कि हमने क्या बोला कि कोशिका जो होती है, कोशिका 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक, एक को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को हम क्या बोलते हैं? असीम केंद्र की। और प्रोकैरियोटिक को हम क्या बोलते हैं? असीम केंद्र की। और यूकैरियोटिक कोशिका को हम क्या बोलते हैं? ससीम केंद्र की बोलते हैं। फिर हमने आगे बात करी है कि जो असीम केंद्र की होता है उसका अर्थ क्या होता है, जो ससीम केंद्र की होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो असीम केंद्र की का अर्थ क्या होता है? तो जिसके अंदर केंद्र के ऊपर स्पष्ट सीमा नहीं मिलती है, यानी कि जिस कोशिका या कोशिका द्रव्य के अंदर हम केंद्र को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि वहां पे कोई बाउंड्री है ही नहीं, कोई सीमा का निर्धारण है ही नहीं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? असीम केंद्र की बोलते हैं। उसके बाद हमने ससीम केंद्र की बात की है, जिसमें स्पष्ट क्या पाया जाता है? आपका कोशिका, जिसमें स्पष्ट क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, यानी कि जिसमें हम इस आवरण को पहचान सकते हैं, जिसमें केंद्रक को अलग से देख सकते हैं, यानी कि जिसकी एक स्पष्ट बाउंड्री होती है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका यानी ससीम केंद्र की कोशिका के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने आगे बात करी है, कोशिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ये हमने बात करी। फिर हमने कोशिका के अंदर जीव द्रव्य क्या होता है उसके बारे में हमने बात करी है। तो जीव द्रव्य के अंदर कोशिका जो द्रव्य होता है प्लस केंद्रक द्रव्य होता है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये कंडीशन किसमें होती है? यूकैरियोटिक कोशिका में होती है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हम केंद्रक द्रव्य को नहीं पहचान पाते, तो वहां पे ओनली फॉर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो उस आधार पर हम बोल सकते हैं कि केंद्रक द्रव्य नहीं होने के कारण प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हम केवल किसको बोलते हैं? जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य को कहते हैं, साइटोप्लाज्म को बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये बात करी। उसके बाद हमने ये देखा है कि कोशिका द्रव्य जो होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, दोनों में कॉमन है। तो मुख्य जो जीव द्रव्य का अर्थ है वो क्या हुआ? कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं, ज्यादातर जीव द्रव्य की मैक्सिमम जो जीव की क्रियाएं होती हैं वो किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि जीवन की जो क्रियाएं होती हैं, जीवन की जो आधारभूत अभिक्रियाएं होती हैं वो किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो उसको हमने
कहा है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, अर्ध तरल आवयव होता है। अर्ध तरल का अर्थ जिसके अंदर तरल लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों पदार्थ मिलते हैं उसे हम अर्ध तरल बोलते हैं, और आवयव का अर्थ है जिसके ऊपर आवरण पाया जाता है। तो कोशिका द्रव्य के ऊपर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इस वजह से हम कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं, अर्ध तरल आवयव कहते हैं। अब अर्ध तरल आवयव के बाद हमने बात करी थी आगे कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि ऐसे पादप कोशिकाएं जिसमें मनुष्य द्वारा या आर्टिफिशियल तकनीकी द्वारा कोशिका भित्ति को हटा देने के बाद जो बची हुई कोशिका होती है उसे हम प्रोटोप्लास्ट नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आपको इस क्लास का रिवीजन करके आना है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच।